जैसा कि हमने कल जो है अपनी क्लास में देखा था कि हमें आगे यानी कि आने वाले दिनों में होल ईयर में हमने क्या क्या चीज़ सीखनी है। सेमेस्टर के कुछ कंटेंट्स थे कि एम एस वर्ड का क्या काम है, एक्सेल का क्या काम है, पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन क्या होती हैं। ठीक, एक एक रफ सी एक रिव्यू लिया था कि इन सॉफ्टवेयर्स का मकसद क्या है। ठीक, बेसिक आईटी में जो कोर्सेज़ के जो सॉफ्टवेयर हैं उनका क्या पर्पज़ है। सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो ग्राफिक वगैरह है वो किस तरह की है, कोरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सारी। साउंड स्लो है, साउंड मेरी तरफ सारों को आ रही होगी। आवाज़ वगैरह चेक कर लें, मैंने कहा था इंटरनेट अपना स्टेबल रखिएगा क्लास से पहले, लेकिन और इस तरह थर्ड सेमेस्टर में भी हमारे ग्राफिक ही कंटेंट था, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप। ग्राफिक की ज़रा एडवांस सॉफ्टवेयर थी। और लास्ट सेमेस्टर का मैंने ये जिक्र किया था कि आप लोगों के पास डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग आ जाएगा। उसी के साथ हमने डिप्लोमा के बारे में ज़रा नॉलेज गेन की थी कि डिप्लोमा जो है आपका किस तरह से होगा, क्या क्राइटेरिया उसका, प्रैक्टिकल, अपना प्रोजेक्ट्स, पेपर्स, ये सारे जो हैं वो कंबाइंड बीच में आएंगी। तो ये जो है हमने अपना क्लास यानी कि कल वाली क्लास में पढ़ा था। तो आज हमारे पास सेकंड डेमो क्लास है, और ये पढ़ने के बाद हमें ज़रा इंफॉर्मेशन गेन हो जाएगी कि हमें हमारे सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। ठीक है, जैसा आप सब कल जिक्र कर रहे थे कि सर हम कौन सा सिस्टम लें, तो मैंने ये जिक्र किया था कि एक दो दिन सब्र कर लें, एक दो दिन क्लासेस के बाद आप ख़ुद फैसला कर लेंगे कि हाँ अभी हमें कौन सा सिस्टम लेना चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो तो लेसन नंबर 2 या क्लास 2 डेमो क्लास हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। दोबारा से वही जिस तरह कल मैंने कहा था कि हमारे पास ये जितनी भी चीज़ें हैं बेसिक लेवल की, कईयों को काफ़ी चीज़ों के बारे में इसके बारे में काफ़ी नॉलेज होगी, लेकिन कुछ हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता, तो उनके लिए हम ज़रा दोबारा से एक नज़र इसको देख लेते हैं। तो व्हाट आर कंप्यूटर्स? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा, टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट इन अ वेरिएबल प्रोग्राम। तो कंप्यूटर तो वैसे हम हरफ आम में देखा जाए हम यही कहते हैं ना जी, कंप्यूटर क्या है जी, एक स्क्रीन होती है, एक नीचे वो बटन बटन वाले कीबोर्ड हम जिसको कहते हैं वो होता है, एक माउस होता है, और एक नीचे डब्बा सा पड़ा होता है जिसको हम सीपीयू कहते हैं। तो कंप्यूटर से वो चीज़ नहीं होती। आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि खुदकार तरीके से कोई काम हो सकता है, यानी कि कोई ना कोई प्रोसेसिंग चीज़ हो रही है, वो कंप्यूटर कहलाता है। आपका मोबाइल भी एक तरह से कंप्यूटर है, टैबलेट, लैपटॉप। लैपटॉप तो पीसी ये सारे आते हैं हकीकत में कंप्यूटर की कैटेगरी में, लेकिन इस तरह से और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ जाती हैं, प्रिंटर हो गए, स्कैनर हो गए, ये भी प्रिंटर के ही हिस्से हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्यूटर की शॉर्ट सी डेफिनेशन है कि इसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ज़ाहिर है कंप्यूटर खुद से तो काम नहीं करता, आप उसको पहले कहते हैं कि हाँ भी हमें इस चीज़ का रिलेटेड हमें कोई आंसर चाहिए, तो वो देन हमें इनपुट हमें देना होता है, देन उसका आउटपुट हमें देगा। मिसाल यही है, अब मोबाइल आपके पास पड़ा हुआ है, वो खुद थोड़ी ना ऑन हो जाता है। ठीक है, ज़ाहिर है आप उसका बटन दबाते तब वो ऑन होता है। तो आपने इंस्ट्रक्शन क्या दी, एक बटन दबाया उसका पावर बटन, देन उसकी स्क्रीन होगी, देन आप उसको मज़ीद यूज़ करते हैं। ये तो नहीं आपने ऑन किया डायरेक्ट यूट्यूब खुल गया, आप कहीं ना कहीं टच वगैरह करके स्क्रीन के ऊपर ही यूट्यूब ओपन करते फिर ओपन होता है। तो वही बात है कि कंप्यूटर जो है, जैसा मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, आप इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, देन ये हमें मतलूबा काम जो वो करके प्रोवाइड कर देते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास जो है, ये तो इंट्रोडक्शन है, आगे वक्त के साथ हमें मज़ीद पता चलेंगे कंप्यूटर के अंदर और क्या क्या हो सकता है। आजकल तो एआई भी आ चुका है। ठीक है, तो उसके भी हम यहाँ पर कुछ यूजेस वगैरह देखेंगे। तो यहाँ पर एक एक शॉर्ट सी हिस्ट्री भी डिफ़ाइन की गई है, वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम। अब जिस तरह आजकल तो हम देखते हैं कंप्यूटर्स, वो तो ये होते हैं, एक एलसीडी होती है, मॉनिटर यानी कि कीबोर्ड माउस, और नीचे एक सीपीयू होता है। लेकिन पुराने दौर के जो कंप्यूटर्स थे उनके अंदर क्या था, तो एक नज़र वो भी देख लेते हैं। जिनकी तरफ साउंड या डिस्प्ले का इशू आ रहा है ना,
आप सब एक दफ़ा क्लास लीव करें देन दोबारा ज्वाइन करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। कोशिश करें लीव करके दोबारा हैं, देन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा जी, तो फर्स्ट कंप्यूटर ENIAC was the first electronic turning complete device and performed ballistic trajectory calculation for the United States Army. The result was ENIAC Electronic Numerical Integrated and Computer, इसकी full form है, ठीक है। Built between 1943 and 1945, the first large-scale computer to run an electronic speed without being slowed by any mechanical part. इसका अगर हम एक तजर्मा करें तो एक तस्वीर दी गई है, ये एक कंप्यूटर है, ठीक है। आजकल तो काफ़ी छोटे छोटे टैबलेट्स आ रहे हैं, लैपटॉप्स आ रहे हैं, बैग में डाल के आप कहीं पे भी लेकर जा सकते हैं। तो ज़ाहिर है दुनिया में कोई भी चीज़ हो एकदम से उसके अंदर तरक्की नहीं होती, ठीक है। जब वो स्टार्ट में आती है बिल्कुल बेसिक बेसिक सी वो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें ना, पुराने ज़माने में, आजकल तो हर बंदे के पास फ़ोन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वहीं से आप किसी को कॉल करें, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कितनी सहूलत है। लेकिन पहले वक्तों में क्या था जी कि कोई बड़ी मार्केट है, वहाँ पर आपको किसी फ़ोन फ्रेंचाइज वालों से रब्ता करके देन आपको वहाँ से फ़ोन के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते थे। इस तरह से यानी कि ना एकदम से जिद्दत नहीं आई। उस तरह कंप्यूटर के मामले में भी यही है कि आपके पास जो कंप्यूटर है इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरा एक कमरा इसने घेरा हुआ है। तो ये जो फर्स्ट कंप्यूटर है जिसका नाम यहाँ पे यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका जो यूज़ था वो 1943 और 1945 के दरमियान होता है, ठीक है। इसका ये काम था, ये आप कह लें फ़ौजी मकासद के लिए था, ठीक है, कि कोई मिज़ाइल आ रहा है तो जी उसकी कैलकुलेशन कि उसकी स्पीड कितनी है, वो कहाँ पर हिट करेगा। इस तरह से बेसिक से जो काम थे वो आज उस वक्त के दौर के जो कंप्यूटर हैं उनके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते थे। अरे सारे अपने कैमराज जो हैं ये बंद रखिएगा, ठीक है। देन आता है जी टूडेज मॉडर्न फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम। जैसा मैंने अभी जिक्र किया है कि किसी भी चीज़ में, दुनिया की कोई भी चीज़, उसके अंदर एकदम से जिद्दत नहीं आती, टाइम लगता है उसमें, ठीक है। तो इस तरह जिस तरह हमने इससे पहले तस्वीर देखी है उसके अंदर हमारे पास बिल्कुल बेसिक सा कंप्यूटर था, ठीक है, लिमिटेड से टास्क परफॉर्म करता होगा उस वक्त के लिहाज से। लेकिन अब जो है हमारे पास ज़रा फिफ्थ जनरेशन एडवांस यानी कि आजकल के दौर की जो डिवाइसेस हैं वो यहाँ आ गई हैं। दीज आर ऑल नाउ कॉल्ड मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड ऑल फॉलोइंग डिवाइसेस। तो ये जो हमारे पास देख लें आप लोगों के पास ये तस्वीरों के अंदर जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारे कंप्यूटर्स हैं, जिसमें लैपटॉप है, मोबाइल है, प्रिंटर है, टेलीफोन है, आपकी फ्लॉपी डिस्क आ गई, प्रिंटर, ठीक है, स्कैनर, बार कोड स्कैनर। इस तरह से जितनी भी चीज़ें ये कंप्यूटर हैं, क्यों, इनका भी काम है थोड़ा बहुत ये प्रोसेस अपनी तरफ से एडवांस किस्म का खुद भी करते हैं, ठीक। तो ये बात है। माइक सारे अगेन सारे क्लोज रखिएगा यहाँ पर क्लास में, माइक स्पीकर दोनों। माइक सॉरी ओपन कीजिएगा, कैमरा जो है अपना बेशक ऑफ कीजिएगा वो, ठीक। तो ये जो हमारे पास आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, इनसे भी एडवांस आ जाते हैं। अब ग्राफिक कार्ड इतने एडवांस हैं कि आप कह लें प्रोसेसर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। बहरहाल बेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, मेन पिलर्स क्या हैं, यानी कि अब जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मिसाल दी थी फ़ोन की, कि फ़ोन है उसको थोड़ी ना पता है कि जी इन्होंने अब यूट्यूब चलाना है, फेसबुक ओपन करना है या व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज या कॉल करनी है। हम पहले फ़ोन को उठाते हैं, उसका बटन प्रेस करते हैं, उसकी जब स्क्रीन ओपन हो जाती है देन हम मेन्यू में से जाके व्हाट्सएप फेसबुक जो उसको एक्सेस करते हैं। उस तरह कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है। ज़्यादातर कंप्यूटर से मुराद आपका फ़ोन भी है, नॉर्मल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, ये सारे आ जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ तो प्रोसेस हो रही है ना, इनके अंदर कोई ना कोई दिमाग है। तो ये एक पिलर होता है मेन, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर की फील्ड में, अगर जो है बायो अगर किसी ने ना रखी हो। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट ये कोई इंस्ट्रक्शन देना, प्रोवाइड करना, ठीक है, जो कि यानी कि यूज़र देता है। यूज़र से मुराद जो उस कंप्यूटर को, उस डिवाइस को जो बंदा यूज़ कर रहा है उसका यहाँ जिक्र हो रहा है। तो इनपुट यानी कि इंस्ट्रक्शन देना, कोई ऑर्डर देना। प्रोसेस, ये जो आपकी मशीनरी है ये उसके ऊपर जब काम कर रही होती है ये प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। और आउटपुट जब प्रोसेस हो जाए, मतलूबा रिज़ल्ट दिखाना, वो आउटपुट में आता है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास
ये सारों की क्लास जो है ना एक दफ़ा ज्वाइन नहीं हो रही। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो मैं ये जिक्र करूँ, अब अगर हम इसको मोबाइल से ही देखें, अब जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन वही बात सारों को लेकर चल लें। तो एक मोबाइल की मिसाल है कि जिस तरह मोबाइल होता है, जैसा हमने कहा है जी कि आप स्टार्ट में क्या करते हैं, एक बटन दबाते हैं जिससे मोबाइल की स्क्रीन ऑन हो जाती है, वो आपका हो गया इनपुट। ठीक है, इनपुट हुआ, आपने पासवर्ड डाला, आपके सामने मेन स्क्रीन आ गई। अब आपके सामने फेसबुक यूट्यूब बना हुआ है, अब जब आप यूट्यूब पर क्लिक करते हैं, ये भी इनपुट है। अब यूट्यूब एकदम से तो नहीं खुलता, वो थोड़ी सी लोडिंग लेता है। तो ये जो लोडिंग का दौरानिया होता है, 1 सेकंड 1.5 सेकंड लेते हैं, काफ़ी कम टाइम लेते हैं, ये कहलाता है प्रोसेस। और जब हम क्लिक करने के बाद थोड़े टाइम लेने के बाद जब यूट्यूब खुल के आ जाते हैं, हमें वीडियोस नज़र आ रही होती हैं, वो आउटपुट कहलाएगा। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये हर चीज़ में चलता है कंप्यूटर के लिहाज से देखा जाए। 2 + 2, अब 2 हम खुद ही लिखेंगे इनपुट में, प्रोसेस करके आउटपुट हमें वो खुद दे देगा 4। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक स्टोरेज भी फैक्टर आ जाता है कि प्रोसेस के अंदर जो चीज़ होती है वो ज़रा स्टोर के अंदर आप सेव करवा सकती हैं। ठीक है ना, ये फिर यहाँ हमारे पास हुई, जिस तरह हमने इनपुट आउटपुट जिक्र कर ही रही, तो इनकी डिवाइसेस भी आ जाती हैं। अब यहाँ पर वही बातें हैं बेसिक, लेकिन सारों को लेकर चल लें, तो हमारे पास इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस इन कंप्यूटर सिस्टम आ गई। ये मल्टीपल हैं, कुछ इनके अलावा भी हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ यही हूँ। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझना है, वो बात है रट्टा नहीं लगाना, समझने की कोशिश करनी कि इस तरह से कि कौन कौन सी चीज़ों को हम इस कैटेगरी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। क्लास भी ज्वाइन हो गया, अच्छा। तो इनपुट डिवाइसेस जिस तरह मैंने जिक्र किया है, जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर के ज़ुमरे में देखें तो कीबोर्ड और माउस दोनों आ जाते हैं। अब देखिए, मैं कीबोर्ड से टाइपिंग करता हूँ, माउस से ये कर्सर है, मैं यहाँ पर क्लास के अंदर स्विच कर रहा हूँ, कभी मैं आपके लेक्चर की तरफ स्विच कर लेता हूँ। ये एक इनपुट डिवाइसेस आ गई ना, इनके ज़रिए आप कुछ ना कुछ काम लेते हैं कंप्यूटर से। प्रोसेसिंग, जो कंप्यूटर के लिए काम करती हैं, कंप्यूटर का एक तरह का आप कह लें दिमाग होती है, इसके अंदर रैम आ जाती है, प्रोसेसर आ जाता है, ग्राफिक कार्ड, जीपीयू, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अमूमन आप इसको अगर हरफ आम में कहें ना, तो इनपुट में कीबोर्ड माउस आ गया। ठीक है, इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें। प्रोसेसिंग में आपका जो सीपीयू है, ठीक है, ज़ाहिर है लैपटॉप लोगों को तो आइडिया नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर का जिक्र करें तो वो जो सीपीयू होता है, एक भारी भरकम हमारे पास एक डब्बा सा आया होता है, वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, सारा काम उसी के अंदर हो रहा होता है, यानी कि कैलकुलेशंस वगैरह होगी, ये सारा कुछ सीपीयू कर रहा होता है। और आउटपुट में आपका डिस्प्ले आ गया। अब इसकी भी मिसाल अगर हम फ़ोन से लें, तो जिस तरह आप लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, किस तरह सुन रहे हैं जी, स्पीकर से। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, उससे आवाज़ आ रही है, जा नहीं रही। माइक होगा आपके पास, हैंड फ्री का माइक हो गया या फ़ोन का माइक हो गया, उससे आवाज़ जाती है फ़ोन में, आवाज़ माइक से तो नहीं आती। तो आपका जो माइक है वो इनपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस के आपके मोबाइल के अंदर जो स्टोरेज होगी, आपकी रैम हो गई, ठीक है, आपका प्रोसेसर हो गया, ये सारी प्रोसेसिंग में आ जाती हैं। तो इनपुट यानी कि वो चीज़ जिसके ज़रिए हम काम करते हैं, जिनमें आपका माइक आ गया, स्कैनर आ गया, कीबोर्ड, माउस। अच्छा, आपके मोबाइल की जो टच स्क्रीन है, ये भी एक तरह की इनपुट डिवाइस है ना, ज़ाहिर है आप इस पर क्लिक करके ही काम करें, तो एक इनपुट दे रहे हैं आप भी। आउटपुट आपका डिस्प्ले, आपको ये चीज़ नज़र आ रही है मेरी, आवाज़ आ रही है मेरी। प्रिंटर आउटपुट है, यानी कि वो फोटो कॉपी वाली जो मशीन होती है, शनाख्ती कार्ड आपको वो स्कैन करके उसकी कॉपीज़ बना के, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरह से ये इनकी ना 3 कैटेगरीज आ जाती हैं डिवाइसेस के अंदर भी। आगे ये जो है हमारे पास प्रोसेसर वगैरह, इनकी तरफ भी हम जाते हैं। ये जो हमने अभी देखे कि हाँ अभी फर्स्ट कंप्यूटर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट क्या है, पुराने कंप्यूटर और नए कंप्यूटर में फ़र्क क्या है, हरफ में कंप्यूटर है क्या, यहाँ तक किसी का कोई सवाल वगैरह है तो वो भी पूछ लें। वॉइस प्रॉब्लम, स्क्रीन शो नहीं हो रही, चले मैं दोबारा प्रेजेंट कर देता हूँ जस्ट इन केस। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी ये पूछना था, ये मोबाइल पे जो टाइपिंग हम करते हैं ये इनपुट है या आउटपुट है? ये इनपुट है। इनपुट है। हम्म। सही, ओके, थैंक यू सर।
वॉइस प्रॉब्लम दिन की तरह भी आ रहा है, वैसे मैंने स्क्रीन दोबारा शेयर की है, शायद ना आया हो, लेकिन अभी भी आ रहा है। क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बेहतर करें, ठीक है। ये तो आगे ज़ाहिर है, आगे जितनी भी क्लासेस हैं उनके अंदर भी इश्यूज आएंगे फिर, इसलिए नेटवर्क जो है वो स्टेबल रखने सब ने। अच्छा जी, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने इनपुट की एक कैटेगरी देख ली थी। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ से ज़रा ना टेक्निकल चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। ये वो इन्फॉर्मेशन जो आपको, यानी कि बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ही आपसे कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यू कैन बाय, जिस तरह अभी थोड़ी देर क्या, कुछ घंटों पहले, 24 घंटे से अंदर अंदर, यानी कि जो हमारी पिछली क्लास हुई है उसके अंदर आपसे काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे जी कि कौन सा सिस्टम हम लें। मैंने ये जिक्र किया था कि अभी ज़रा वेट करें, आपको खुद आइडिया होगा। तो उनके लिए यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो लिखे हुए हैं ना, कोर 2 डू, कोर i3, कोर i5, कोर i7 और कोर i9, ये हमारे पास प्रोसेसर के नाम है। बट ये एक एग्जांपल मैं यूँ देता हूँ, प्रोसेसर एक ऐसी चीज़ है जो कंप्यूटर के, पूरे कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोसेसर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रोसेसर होता है। जिस तरह एक बाइक है, ओवरऑल बाइक है, बाकी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए खैर है जी, कोई चीज़ ख़राब है जी खैर है, रिपेयर हो जाएगी, कोई इतना मसला परेशानी नहीं है। लेकिन इंजन होना ज़रूरी है बाइक का। और सा आपका कंप्यूटर तो है, सीपीयू भी है, उसके अंदर प्रोसेसर का होना ज़रूरी है। तो यहाँ हमारे पास ये प्रोसेसर के नाम लिखे हुए, कोर 2 डू, कोर i3, कोर i5, कोर i7 और कोर i9, ठीक है। ये प्रोसेसर के नाम है। और जितना हाई प्रोसेसर होगा उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है। इसके अंदर एक जनरेशन भी फैक्टर आ जाए तो उसकी तरफ मैं जाता हूँ, लेकिन ये हमारे पास ना एक कैटेगरी है इसको डिफ़ाइन करने की, कौन सा सिस्टम मीडियम स्पेक्स के साथ है, कौन सा हाई स्पेक्स के साथ है और कौन सा लो स्पेक्स के साथ आते हैं। यानी कि अगर हम जिक्र करें तो आपको मार्केट से ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा जो कोर 2 डू हो और उसके अंदर 16 GB रैम भी लगी हो, ठीक है। 16 GB रैम जो वो कोर i5, कोर i7 जो है, या कोर i9, इन तीन कंप्यूटर्स में आते हैं। ऐसा नहीं है आप उनमें लगा नहीं सकते, लगा सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेसर वो फिर यानी कि ना काफ़ी लो एंड हो जाता है, ठीक है। जैसा कि एक बाइक की हम यहाँ पर भी मिसाल लेते हैं। अब बाइक जो, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा भारी भरकम है, लेकिन उसका इंजन अगर स्लो हो तो वो चीज़ वज़न नहीं उठा पाएगा। तो वही हिसाब है कि प्रोसेसर होते हैं, फिर उनके साथ सारी चीज़ें जो हैं, आपकी रैम होगी, आपकी स्टोरेज होगी, ये सारी भी थोड़ा अप लेवल तक जाना शुरू कर देती हैं। तो इनकी यहाँ पर ना ये डेट्स वगैरह लिखी हुई है कि कब इंट्रोड्यूस किए गए इन प्रोसेसर्स को। ये सारा कुछ ज़रूरी बात है कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ में जिद्दत आ गई है। अब देखिए, कोर 2 2006 में आया है, कोर i3 2010 में आया है, ऐसा कोर i9 2017 में आया है। तो साल गुजरते हैं इन चीज़ों को तरक्की करने में। अब प्री रिक्वेस्टीज फॉर बाइंग कंप्यूटर सिस्टम, इफ़ यू आर विलिंग टू बाय और परचेज गुड कंप्यूटर सिस्टम मेक श्योर द फॉलोइंग थिंग। अब यहाँ पर आप सब ने अपने पास एक पेंसिल कॉपी रख लेनी है जिनको आइडिया नहीं है, ठीक है। अगर पेंसिल कॉपी नहीं है सर तो नोट पैड वगैरह खोल लें, वहाँ पर लिख लीजिएगा। जी जी। सर वो पिछले वाला थोड़ा पिक्चर दिखा दे, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये मैं क्लास के बाद भेज दूंगा ना, लेक्चर पीडीएफ की फॉर्म में भेज दूंगा, जिस तरह कल मैंने शेयर किया वैसे ही अभी ले लें एहतियातन चलें। वॉइस प्रॉब्लम है, नॉइज़ इशू हैं, आपकी तरफ इशू आ रहे हैं, बाकी सबको तो प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ जस्ट इन केस। अच्छा जी, तो ये चीज़ें आ रही है हमारे पास जी कि आपने जो सिस्टम लेने हैं वो किस वजह से लेने हैं। यहाँ पर ना ये ज़रा आपने अपना जहन बनाना है, यानी कि फ्यूचर का भी सोच लें आगे, कि हाँ भाई ये ना हो आज ले ले और 2-3 महीने बाद एहसास हो कि हाँ भाई यार उस वक्त ये गलती की है, ठीक है। वही कहते हैं ना, जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला आ जाता है जी पर्पज़ या टारगेट, आप कंप्यूटर सिस्टम लेना क्यों चाह रहे हैं। ज़ाहिर है अभी जो आपके जहन में आएगा यही होगा कि हमने पढ़ने के लिए लेना है, हम डिप्लोमा कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमें कोई सिस्टम मिल जाए। लेकिन आगे आपने और मज़ीद सोचना है कि हाँ भी कल को क्या पता ऑफिस में ज़रूरत पड़ रहा हो हमें, कल को क्या पता और कोई चीज़ सीखनी पड़ जाए हमें, हो सकता है ना।
तो ये नहीं सोचना कि हाँ भी आज का सोचें, इन फ्यूचर आगे भी ये सोचते हैं कि हाँ भी मज़ीद आगे हम किसी चीज़ में जाना चाहें, तो ये ना हमें वहाँ पर फिर रद्द बदल करना पड़ जाए। ठीक। फिर स्किल सेट आता है, आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, यानी कि जो आपको ऑलरेडी चीज़ें आती हैं वो क्या हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, ज़ाहिर उसके लिए थोड़ा सा अच्छा सिस्टम चाहिए होगा, क्योंकि अब वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, आपको आता होगा। ये मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो रेडीमेड है, हम अभी बिल्कुल फ्रेश हैं। बजट क्या है आपका, ज़ाहिर है चीज़ आपने लेनी है, पैसे आपने देने हैं, तो आपको ये चीज़ मेन लगेगी कि अभी बजट कितना होना चाहिए जिसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। वर्क डोमेन, आपका शोबा कौन सा है जहाँ आप कंप्यूटर पर काम करेंगे। अब कंप्यूटर से मुराद ये है ना, अगर आप जाते हैं शॉप पर, ज़ाहिर है अब बिल्कुल फ्रेश बंदा हो, मशवरा लेना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है अब एक शॉप पर आप जाते हैं, तो वहाँ पर शॉप वाला यही कोशिश करेगा यार मैं अपनी सेल करवा लूँ, ठीक है, ये जो कस्टमर आए इसको मैं लैपटॉप या कंप्यूटर दे कर ही भेजूँ। अब मान लें वो जो सिस्टम था उसके पास, वो कंप्यूटर सेल कर रहा है, लैपटॉप नहीं कर रहा, वो आपको बड़े नुकसान बताएगा लैपटॉप के, कि जी लैपटॉप में ये इशू होता है जी, उसकी कीमत ज़्यादा होती है, ये होता है वो होता है। लैपटॉप वाले के पास जाएंगे तो कंप्यूटर का क्या आएगा जी, कि कंप्यूटर में ये चीज़ें नहीं होती, फलाना होता है, ये होता है। यानी कि हर चीज़ का फ़ायदा है, नुकसान है। इससे मैंने जिक्र किया है कि मेरे कहने से नहीं, ये आप लोगों को खुद देखना है आगे कि हमने किस तरह का लेना है। अभी मैं स्पेक्स बताऊंगा ना सारे, की चेक किस तरह करते हैं, कौन सी चीज़ किस काम के लिए, इस तरह से वो फिर आइडिया हो जाएगा। और टाइप ऑफ सिस्टम पीसी या लैपटॉप, वही कौन सा लेना चाह रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने जहन बनाना है, हाँ अभी आगे हमने क्या क्या चीज़ें करनी है इन फ्यूचर, हमने इसको कहाँ यूज़ करना है, वगैरह वगैरह। अब ज़रा आते हैं टेक्निकल वर्क के ऊपर। इंपॉर्टेंट थिंग्स इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम, याद रखिए आप, तो ये मैं कल चीज़ें पूछ रहा हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई। तो पहले है जी सिस्टम टाइप, टावर और डेस्कटॉप सिस्टम। अब ये जो सिस्टम टाइप है ना, ये हम ज़रा ना उससे रिलेटेड है, जो बड़ा कंप्यूटर होता है, ये लैपटॉप के ज़रिए कर हम यहाँ नहीं कर रहे। तो टावर और डेस्कटॉप हमारे पास इस तरह के ना दो सिस्टम आ जाते हैं। अब ये दोनों आपने ना, यानी कि कंप्यूटर की अगर जिक्र करें, तो आपने कहीं ना कहीं ये दोनों बॉक्सेस देखे होंगे, सीपीयू यानी कि ये दोनों सीपीयू ज़रूर हैं, लेकिन एक जो है वो टावर है और एक है डेस्कटॉप। टावर जो है ज़रा साइज़ में बड़ा होता है, और डेस्कटॉप जो है वो ज़रा स्लिम सा होता है। अब ज़ाहिर है दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। डेस्कटॉप जो है वो ज़रा जगह कम घेरता है, टावर जो है ज़रा जगह ज़्यादा घेरेगा। लेकिन टावर का क्या फ़ायदा है कि आप इसके अंदर हार्ड डिस्क ज़्यादा लगा सकते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप में ये है जी कि आप सी डी रोम निकलवा लें तो आपके पास दो हार्ड डिस्क लग जाएंगी, लेकिन टावर में क्या है, आप तीन जगह हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। ठीक। और भी इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं, आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, मदर बोर्ड जो इसका साइज़ रख सकते हैं बड़ा। ठीक है। तो टावर के अंदर ये है कि लिमिटेशन नहीं होती कि आप ये चीज़ ना लगाएं, ये चीज़ लगाएं। डेस्कटॉप में लिमिटेशन आ जाती है, हाँ भाई आप मदर बोर्ड जो है फलाना ना लगाएं, या फलाना लगा ले, क्यों जी डेस्कटॉप है आपके पास, साइज़ छोटा है। तो एक तरह की ना ये केसिंग होती है, इसके अंदर वाली जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है। ये केसिंग आ गई हमारी, एक तरह से कवर हो गया मोबाइल का जिस तरह। फिर दूसरी चीज़ आती है जी सीपीयू और प्रोसेसर। जिस तरह ये नाम अभी आप देख रहे हैं, कोर i3, कोर i5, कोर i7, ये यहाँ ऊपर भी तो लिखे थे लेटेस्ट कंप्यूटर सिस्टम। तो मैंने ये जिक्र किया था कि कंप्यूटर जो है उसकी पहचान उसके प्रोसेसर से ही होती है। अब जिस तरह बाइक हैं, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सारों ने बाइक देखा हुआ है, सारों को उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है। ठीक है, तो बाइक की मिसाल है। अब 1 to 5 क्यों मशहूर है, अब होंडा 1 to 5 है, कंपनी है। 1 to 5 क्या है जी, उसका इंजन है 70 इंजन है, 70 70 सीसी। इस तरह से यानी कि इंजन की बात हो रही है। उसका कंप्यूटर का अगर हम जिक्र करें ना, तो वहाँ पर ही प्रोसेसर से ही कंप्यूटर की वैल्यू बढ़ती है। जितना हाई एंड प्रोसेसर होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, उसकी कीमत भी ऑफकोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर यही आ गया जी सीपीयू और प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। प्रोसेसर हम इसको हरफ आम में बोलेंगे। तो प्रोसेसर का काम क्या है, यही इनपुट देना, प्रोसेस करा के आउटपुट कर देना। यानी कि जितना भी काम होता है वो प्रोसेसर का होता है, दिमागी काम यानी कि। ठीक है। तो प्रोसेसर ज़ाहिर है जितना हाई एंड होगा उसके अंदर ज़्यादा अच्छे से वो काम करेगा, ज़्यादा अच्छे से हमारी बात समझेगा। जितना लो एंड होगा उसकी कीमत भी कम होगी और वो उतना ही स्लो होगा, आप कह लें ज़्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं चला पाएगा। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम इस केस में बात करें, यानी कि अभी मैंने यही जिक्र किया था, मैं साथ साथ आप लोगों को गाइड भी करता जाऊँगा कि आप लोगों को कौन सा सिस्टम बेहतर लगेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो सुइटेबल है वो कोर i5 है। कोर i5 यानी कि प्रोसेसर, जनरेशन नहीं, जनरेशन आगे मैं जिक्र करता हूँ। तो ये मैं यानी कि ना दरमियाने स्पेक्स बता रहा हूँ।
ना बहुत मिनिमम है ना बहुत हाई है, ये एक दरमियान है जिसमें आपका चलें ऑन एवरेज गुजारा हो जाएगा। तो एक और i5 प्रोसेसर जो आपके पास लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो उसके अंदर होना ज़रूरी है। ठीक है। अब प्रोसेसर का मकसद क्या है? तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम इसको कहते हैं, सीपीयू शॉर्ट फॉर्म। प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर में तमाम प्रोसेसिंग के काम करता है, मतलब कि क्या इनपुट आया है और इस पर अमल करवा कर क्या आउटपुट निकालना या जनरेट करवाना है। अगर हम अच्छे साइज़ और स्पीड का प्रोसेसर अपने सिस्टम में लगाएंगे तो ज़ाहिर है हमारा सिस्टम चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। जैसा मैंने जिक्र किया कि कंप्यूटर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रोसेसर है। अब ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसके काम भी ज़्यादा होंगे, जिम्मेदारियाँ होंगी इसकी। तो वही जिक्र है कि यहाँ पर जितना हाई एंड का प्रोसेसर होगा, जितना लेटेस्ट प्रोसेसर होगा, उसकी स्पीड और उसके फंक्शंस जो है उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है। एक हरफिया में मैं कहूँ, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं आपको 1 मिनट लगता है कोर टू डू पर, तो वहीं अगर आपके पास कोर i7 या कोर i9 प्रोसेसर है, वही सॉफ्टवेयर आपका लगभग 20 सेकंड या 15 सेकंड में ऑन हो जाएगा। ये एक मैं रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ। इस तरह बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना उन सारों पर इम्पैक्ट डलता है। ठीक है। कोई आप चीज़ यूज़ कर रहे हो उस पर इम्पैक्ट डलेगा। आप कोई वीडियो देखें वो रुक रुक के चल रही है, इससे वो तेज़ चलेगी। ठीक है। अभी ये ना जिक्र कीजिएगा कि सर वो नेट स्लो होता है उसकी वजह से भी होता है, लेकिन एक डाउनलोड वीडियो वो भी स्लो चल रही है, वो यही आपका प्रोसेसर और रैम की कमी की वजह से। तो प्रोसेसर जो है आपके पास मेन प्रोसीजर यानी किसी के ऊपर होते हैं। तो अब आप इन अदर एंड कह लें तो कोर i5 आप लोगों के लिए बेस्ट है, यानी कि इस पूरे डिप्लोमे के अंदर कोर i5 सुइटेबल है। अगेन जिनके पास ऑलरेडी मौजूद है ना, नो इशू, ये है ना उसको सेल करके कर रहे हो कुछ ना कुछ हल निकल आता है। ठीक है। तो उसका भी हम आगे कर लेंगे। सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा चलेंगे ही नहीं, चलेगा सारा कुछ, बस ज़रा स्लो चलेगा। अगर आप गुस्से वाले हैं तो फिर नया ले लें, गुस्से वाले नहीं है तो सब्र का फल मीठा है। सब्र से आप आराम से उसी को इस्तेमाल करें। ऐसा ये नहीं है कि हाँ अभी बहुत ही हाई एंड पीसी हो तभी आपके सारे सॉफ्टवेयर चलेंगे। देन सेकंड ऑप्शन सर आता है ये इससे कोर कम। i7 किस तरह होता है? जी क्या चीज़? सर ये कोर i7। हाँ, ये भी हमारा काफ़ी अच्छा सिस्टम है। आप देख लें कि सबसे लेटेस्ट जो प्रोसेसर है वो कोर i9 है, यानी कि कोर 2 कोर i3 कोर i5 कोर i7 सबसे लेटेस्ट कोर i9 है। तो जिस तरह हम पीछे जाते जाएंगे तो हाँ उसके स्पेक्स कम होंगे, लेटेस्ट की तरफ आएंगे तो ये काफ़ी अच्छे हैं। मेरे पास भी कोर i7 है, तो कोर i7 काफ़ी बेहतर है, यानी कि बहुत ज़्यादा बेहतर है और सर बल्कि। ये 64 बिट कितनी जीबी का होता है? 64 बिट जो है ये मैं अभी आता हूँ, ये जीबीज़ में नहीं है, ये स्टोरेज नहीं होती, ये एक अलग शय है। अब मैं जिक्र करता हूँ जी कि हमने ये चीज़ें चेक भी तो करनी है। मान लें आप मार्केट चले गए, अब आप के सामने सिस्टम ला के, मान लें लैपटॉप की मार्केट में गए, आपके सामने वो लैपटॉप खोल के रख देंगे कि ये जी लैपटॉप्स हैं। अब जाहिर है चीज़ आपने देखनी है। ठीक है। तो सबसे पहले वही चीज़ के प्रोसेसर चेक करने हैं। तो क्या है कि आपका सिस्टम होगा आपके सामने, ये मेन स्क्रीन खुली हुई होगी। ठीक है। अब कोई भी विंडोज़ हो ना उसके अंदर एक ना ये दिस पीसी लिखा होगा। ये टेक्निकल चीज़ें ये साथ साथ बेशक लिख लें, रिकॉर्डिंग तो आपके पास होगी, लेकिन ये ज़ुबानी पता होना ज़रूरी है, बेसिक सी चीज़ें हैं। तो मेन स्क्रीन के ऊपर ना आपके पास ये दिस पीसी मौजूद होगा। चाहे तो आप इसके अंदर चले जाएं, नहीं तो यहाँ पर ही आपने अपने माउस से राइट क्लिक कर लेने। अगेन बेसिक चीज़ है लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है। माउस के ऊपर दो क्लिक होते हैं, एक होता है लेफ़्ट साइड पर और एक होता है राइट साइड पर। तो आपने माउस से इसके ऊपर राइट क्लिक कर लेने, जिससे इसके मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास शो मोर ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर आप पुरानी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, यानी कि विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 7 हो या उससे ओल्डर, तो यहाँ डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ का एक ऑप्शन आ जाएगा। ना आ रहा हो तो यहाँ से शो मोर ऑप्शन पे जाने, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, लेफ़्ट क्लिक। राइट क्लिक से हमने ये सेटिंग खोली, लेफ़्ट क्लिक से हम इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद हमारे पास ये एक सेटिंग वाली ना स्क्रीन आ गई है। यहाँ पर हमारे पास ना सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो जैसा मैंने सबसे पहले ये जिक्र किया था, प्रोसेसर इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें, जो ही मैंने राइट क्लिक किया प्रॉपर्टीज़ में गया, तो यहाँ पर आ गया जी कि आपके पास प्रोसेसर जो है वो कौन सा है।
तो मेरे पास जो अभी यहाँ मौजूद है वो है जी इंटेल का Core i7। वही उन्हीं नामों में से एक जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, Core i7, Core i5, लेटेस्ट जो है वो Core i9 है। अब प्रोसेसर अपनी जगह, प्रोसेसर का हमें पता चल गया जी कि Core i7 है। आपने इसके पीछे नहीं जाना कि Core i7 है। दूसरी जो मेन चीज़ आती है प्रोसेसर में वो होता है जी उसकी जनरेशन। अब देखिए ना, इसकी मिसाल यूँ लें, फेसबुक है। अब हर 2-3 महीने बाद वो अपडेट क्यों होता है? ज़ाहिर है उसके अंदर नए फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, नए नए फीचर्स आते हैं, कुछ बग्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अपडेट करने का मकसद ये होता है कि पुरानी चीज़ से बेहतर चीज़ लाई जाए। तो उसी तरह प्रोसेसर जो है ना, अब Core i5, Core i7, Core i9, यह तो गिने चुने 5-6 प्रोसेसर हो गए। तो क्या सिर्फ 5-6 प्रोसेसर हैं? नहीं, आगे इनकी जनरेशन आ जाती है। जनरेशन भी इसी तरह के अपडेट्स आती हैं। ये इंटरनेट नहीं होती है, फिज़िकली होती हैं। यानी कि अगर आपने एक प्रोसेसर लिया है जी, मान लें Core i7 बिल्कुल नया आया 2008 में, तो उसकी फर्स्ट जनरेशन आई होगी। फिर 6-7 महीने बाद वही Core i7 ज़रा अपडेट होकर आ गया, अपग्रेड हुआ है, नई टेक्नोलॉजी उसके अंदर लगा दिए, नए चिप्स लगा दिए। तो ज़ाहिर है वो नया नाम तो नहीं देंगे। अब फेसबुक अपडेट हो गया, ऐसा तो नहीं रहा फेसबुक की जगह कोई और नाम शो हो रहा हो, वो फेसबुक ही रहता है। तो उसी तरह यहाँ पर प्रोसेसर जो वो Core i7, नाम वो सेम रहता है लेकिन जनरेशन जो है वो अपडेट होती जाती हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो अब ये जनरेशन जो है जितनी लेटेस्ट होगी वो मेन पॉइंट होता है। अब Core i7 13 जनरेशन है, बहुत अच्छी बात है, बहुत फास्ट है। बल्कि मैंने अभी जिक्र किया ना Core i5, तो आप Core i5 फर्स्ट जनरेशन ना ले लीजिएगा। मैं एक मिसाल देता हूँ। तो यहाँ Core i7 ज़रूर लिखा हुआ है लेकिन जनरेशन किस तरह पता चलेगी? ये जो इसके आगे ना 1000 के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है 9750H, इसके अंदर जो फर्स्ट डिजिट है ये हमारे पास, यानी कि 1000 में बताते हैं, बट ये हमारे पास 9 जनरेशन है। तो हरफ आम में मैं ये कह सकता हूँ कि जी मेरे पास Core i7 प्रोसेसर की 9 जनरेशन मौजूद है। ठीक है, कोई फिफ्थ जनरेशन होगा तो यहाँ पर 5500 यानी कि 5500 लिखा होगा, वो फिफ्थ जनरेशन कहलाएगा। 4200 है तो हमारे पास वो फोर्थ जनरेशन है। यानी कि जो फर्स्ट डिजिट है ना, उसको आपने कंसीडर करना है, तो वो हमारे पास जनरेशन में आ जाता है। और वही बात, प्रोसेसर अपनी जगह है लेकिन जितनी जनरेशन आई होगी वो उतना लेटेस्ट प्रोसेसर है। अब यहाँ अगर हम अपने उसमें देखें लेक्चर में, तो ये देखें ना, जब इनकी ये डेट्स आई हुई है हमारे पास, Core i3 2010 में आया है, Core i5 ये भी 2010 में आया है, Core i7 तो 2008 में आया है। वैसा तो होना चाहिए ना, मेरा सिस्टम बहुत ही स्लो, 2008 वाली चीज़, लेकिन जनरेशन इसकी लेटेस्ट है इसलिए ये फास्ट है। यानी कि बेशक प्रोसेसर पुराने, जनरेशन लेटेस्ट है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ होती है। प्रोसेसर आपका यहाँ पर है लेकिन उसकी जनरेशन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट या अहमियत की हामिल होती है। फिर आता है जी बिट्स की बात हम कर रहे थे। प्रोसेसर का तो हमें आइडिया हो गया है, और जैसा मैंने जिक्र किया कि Core i5 हो तो Core i5 की फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन आप लोगों के लिए बेस्ट है। पूरे डिप्लोमे के सॉफ्टवेयर जितने भी हैं ना वो सारे आपकी इजीली चल जाएंगे। ठीक है, लेकिन पुराना सिस्टम भी है, नो इशू, वही मैं जिक्र करूँ, लेटेस्ट है अच्छी बात है, पुराने नो इशू, कुछ ना कुछ हल निकल ही आएगा। अब जाहिर है हमारा 1-2 दिन ही हुए हैं, वक्त के साथ साथ आपको खुद आइडिया हो जाएगा, मुझे भी आइडिया हो जाएगा अभी किसके पास कौन सा सिस्टम है। ठीक है, उसके अंदर रैम कितनी है, सारा कुछ ज़ाहिर है आप लोग चेक करके ही बताएंगे, अभी आपको पता ही नहीं होगा। आइडिया हो जाएगा, मैं बता दूंगा। अभी आप अपने सिस्टम में पूरा सिस्टम ना बेचें, आप रैम अपग्रेड कर लें, हार्ड डिस्क अपग्रेड कर लें। ज़ाहिर है बिल्कुल ही चीज़ अखाड़ के नई चीज़ लाना तो उसके अंदर ज़रा सेटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर अगर गुजारा हो रहा है तो हम उसी के अंदर लिमिटलाइज कर लेंगे उसको। तो सिस्टम आर्किटेक्चर जो ये हमारे पास आते सिर्फ दो किस्म की, 32 बिट और 64 बिट। ये हमारी स्टोरेज नहीं है, जैसे मोबाइलों में होता है ना जी 64 GB 128 GB, ये स्टोरेज में नहीं आता, ये बिट्स अलादा हैं। अब ये बिट्स हमने कहाँ पता करने, ये भी वहीं प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही मौजूद हैं। जहाँ पर प्रोसेसर था ना, प्रोसेसर के नीचे ये देखिए सिस्टम टाइप लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ हमारे पास ये बिट्स आ जाते हैं। हाँ SSD अच्छा है, वो स्टोरेज में ही आते हैं, उसकी तरफ भी आते हैं। तो सिस्टम टाइप 64 बिट। अब मैंने जैसा जिक्र किया ये दो किस्म के आते हैं। तो 32 बिट वाला अगर आपके पास सिस्टम है, मान लें 32 बिट वाला है, तो उसके अंदर हर सॉफ्टवेयर नहीं चलता।
ऑल सॉफ्टवेयर से मुराद कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं वो सिर्फ दो किस्म के सॉफ्टवेयर बनाती हैं। कंप्यूटर के ज़ुमरे में बात कर रहा हूँ। कोई भी ऐप है जो कि कंप्यूटर में चलानी है तो कंपनी उसको दो किस्म के बनाएंगी। कुछ होती हैं जो सिर्फ 64 के लिए बनाती हैं, कुछ जो है वो सिर्फ 32 के लिए बनाती हैं, और कुछ कंपनीज जो हैं वो दोनों के लिए बनाती हैं। तो अगर आपके पास 32 बिट हो तो आपके पास 64 बिट वाला सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। बेशक आपका प्रोसेसर अच्छा है, रैम अच्छी है, बिट्स कम है यानी कि 32 बिट है तो 64 वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं चलाएगा। ये सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर मौजूद है तो आपके पास 32 बिट वाले भी सॉफ्टवेयर चला लेते हैं और 64 वाले भी चलाते हैं। देखिए 64 वाला क्या है ना, 32 वाला भी काम कर लेगा, 64 वाला तो करेगा ही करेगा, लेकिन 32 बिट में क्या है कि 64 वाली चीज़ नहीं चलेगी, सिर्फ 32 वाली ही चलेगी। तो हाँ, ये एक मेन चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर आपके पास बजट कम भी हो ना तब भी आप 64 बिट ही लें। बाकी चलें चीज़ें बंदा वक्त के साथ अपग्रेड कर लेता है, रैम अपग्रेड हो जाती है, हार्ड डिस्क अपग्रेड हो जाती है, बिट्स आपके पास 64 बिट ही ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। तो ये होते दो ही किस्म के हैं, ये स्टोरेज में नहीं आते। फिर आता है जी हमारे पास हार्ड डिस्क यानी कि स्टोरेज। ज़ाहिर है अब आप फ़ोन में इसलिए मिसाल दे रहा हूँ, हर एक के पास मौजूद है। अब फ़ोन में आपको पता है जी कि कितनी स्टोरेज है, 16 GB है, 32 GB है, 64 GB है, 128 GB है, या 256 GB भी फ़ोन अब आ रहे हैं। और आईफोन की बात करें तो 500 GB तक भी जाते हैं। तो स्टोरेज यही है, आपका डाटा स्टोर करेगा। जितनी ज़्यादा स्टोरेज मौजूद होगी आप उसके अंदर उतना ही ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। कोई वीडियो है, कोई तस्वीर है, इस तरह से मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। तो उसका कंप्यूटर में ये जो चीज़ है ये आप चेंज भी करवा सकते हैं वक्त के साथ साथ। तो ये हार्ड डिस्क हम इसको यहाँ बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क भी, एनवीएम में भी, आपका जो मेमोरी कार्ड होता है ये भी एक स्टोरेज डिवाइस में आ गया। यूएसबी होगी ये भी स्टोरेज डिवाइस में आ गई, एसएसडी ये भी स्टोरेज डिवाइस में आ गई। ये मल्टीपल चीज़ें। तो हार्ड डिस्क यानी कि स्टोरेज अगर आपने चेक करनी है तो उसका यही हल है कि आप जो, मैं यहाँ राइट क्लिक कर रहा था ना, दिस पीसी पे आकर राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज़ में चला गया था, यहाँ से मैंने प्रोसेसर देखा ये सारा कुछ। आपने यहाँ राइट क्लिक नहीं करना बल्कि इसके अंदर आ जाना है। अब इसके अंदर जाने का क्या तरीका है जी, कि दो दफ़ा आप अपने माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसको प्रेस कर दें गठे, दो दफ़ा। तो मैं यहाँ पर आके दो दफ़ा लेफ़्ट क्लिक दबा देता हूँ तो ये दिस पीसी हमारे सामने ओपन हो गए। और ये आपके सामने ये जो चार डिस्क बनी हुई यानी कि चार चार लाइनें बनी हुई आ रही, ये हमारे पास स्टोरेज ही है। तो अंदर हमारे पास ना यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 240 GB, 443 GB, 234 GB, 488 GB, इन सारों को अगर हम जमा करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास कहलाता है जी हमारी कुल स्टोरेज इतनी है। लेट्स से मैं यहाँ कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, मोबाइल पे भी कर सकते हैं। तो हम बारी बारी लिखते हैं जी, ये आखिरी जो वैल्यू है, पीछे वाली नहीं, वो तो फ्री का बता रहे, टोटल स्टोरेज की हम अगर बात करें तो ये हम यहाँ लिख देते हैं 240 जमा 443 प्लस 234 प्लस 488। तो मेरे पास ये कुल मिला के 1405 GB की स्टोरेज है। अब मेरी इसके अंदर SSD भी लगी हुई है और हार्ड डिस्क दोनों मिक्स हैं। आगे हम उसको भी देखेंगे अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर कि इन दोनों में हमें फ़र्क किसका पता चलेगा, कौन सी SSD है कौन सी हार्ड डिस्क है। मेरी अभी दोनों लगी हैं लेकिन किसका पता चलेगा। तो फिलहाल हम यही देखते हैं कि हमारे पास कुल स्टोरेज है वो 1400 GB मौजूद है। 1.4 TB भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 1400 GB आ गई कुल स्टोरेज। अब इसमें से इस्तेमाल भी हुई, खाली जो रह गई बकाया वो तो काफ़ी कम होगी। कुल स्टोरेज यानी कि जो मेरे पास हार्ड डिस्क लगी हुई है, SSD लगी हुई है, वो इतनी स्टोरेज की मौजूद है। तो स्टोरेज का जो है वो हमें इस तरह से पता चलता है। हार्ड डिस्क का या SSD वो हम आगे ज़रूर जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर यही है, 150 GB की हार्ड डिस्क होती है, 300 GB की, 500, 1 TB, 2 TB तक ये मैक्सिमम जाती हैं। फिर आता है जी रैम। अब जिस तरह प्रोसेसर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उस तरह रैम भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस तरह, स्पीड के लिहाज से मैं कह रहा हूँ। अब देखें ना, दुनिया में हर काम में अब तेज़ी ही मानी जाती है। कल मैं जिक्र कर रहा था कि जी आपको काम आता होगा लेकिन तेज़ी किस तरह आएगी जी, आपकी टाइपिंग स्पीड तेज़ होगी उस तरह से। तो उसका कंप्यूटर आप यूज़ करें अगर यही स्लो होगा तो ज़ाहिर है बाकी काम ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएंगे। कोई सॉफ्टवेयर आप करें स्लो है, ये सारा कुछ। तो रैम का यहाँ पर बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पर स्पीड के अंदर।
तो रैम 2 GB, 4, 8, 16, 32 और 64 GB की रैम्स हमारे पास मौजूद हैं। ये जो रैम्स हैं इनका क्या पर्पज़ है? मोबाइल में भी यही है, जितनी ज़्यादा रैम उतनी ज़्यादा ही उसकी स्पीड होती है, कीमत भी ज़्यादा होती है, ज़ाहिर है। तो रैम वो जिस तरह हमने प्रोसेसर चेक किया था ना, यानी कि राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके प्रोसेसर था, उसी के नीचे हमारे पास यहाँ रैम भी मौजूद है। इंस्टॉल्ड रैम 16 GB हमें ये यहाँ शो कर रहा है। आपकी क्या पता यहाँ 8 GB लिखी हो, 4 GB लिखी हो। तो अगर हम रैम का जिक्र करें कि आपके आपके लिए कौन सी सुटेबल है, तो आप यहाँ पर ना 6 GB रैम कर लीजिएगा। वेल एंड गुड है कि 6 GB या 8 GB या 4 GB, कम से कम 4 हो आपके पास, मैक्सिमम 8 GB भी हो तो बहुत है आप लोगों की, जितने भी सॉफ्टवेयर यानी कि आगे इन फ्यूचर आप लोग रन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है 16 GB रैम है। आगे इसके अंदर भी कैटेगरीज आ जाती हैं, DDR1 है, 2 है, 3 है, 4 है। वो हम आगे वही जिक्र है, अभी हम एडवांस नहीं जाते। पहले आप लोगों का इन्हीं चीज़ों के ऊपर हाथ बैठ जाता है ना, हम एडवांस चीज़ों की तरफ जाएंगे कि हाँ भी आगे जो इनकी मज़ीद कैटेगरीज आ जाती हैं वो कौन सी हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हमें शो कर रहा है जी कि 16 GB आपके पास रैम जो है वो मौजूद है। और वही बात है कि जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी हमारे पास। सर क्लास बहुत कम नहीं हो गई? 15 मिनट से मैंने गए। नहीं, कोशिश करते हैं, साथ साथ हम देख रहे हैं बस ये ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर साइज़ और एडिशनल स्टफ़ जो है ये तीन रहेगा। साथ हमने ज़रा प्रैक्टिकल भी देखे है ना, ताकि आप लोग भी आफ्टर द क्लास अपना अपना चेक कीजिएगा, जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप मौजूद है चेक कीजिएगा कि अभी हमारे पास क्या क्या और स्पेक ठीक है। है सर, ये जो प्रोग्राम आपने दिखाई वो थोड़ा हमको फिर व्हाट्सएप पे सेंड कर दे। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक। तो रैम हमें यहाँ से पता चल गई थी। फिर एक चीज़ आती है जी, ग्राफिक कार्ड। तो रैम की यहाँ डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर सिस्टम की रफ्तार को तेज़ करने में मदद करता है। एक ही वक्त में बहुत सारी ऐप या एप्लीकेशन पर काम हम इसी की बदौलत करते हैं। अगर आपके सिस्टम में रैम अच्छे साइज़ की होगी, आपका सिस्टम बड़े सॉफ्टवेयर को बआसानी चला पाएगा। वही है, इसका स्पीड से लेन देन है। जैसा प्रोसेसर था ना, वो भी यानी कि स्पीड के ऊपर ही काम करते हैं। जितना हाई एंड प्रोसेसर होगा उतना ही अच्छा काम करेगा। उसका रैम भी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर वगैरह जो हमारे स्मूथली रन होंगे, यानी कि फास्ट स्पीड में। इस वक्त क्लास की याद आ रही है हमें। और इस तरह हार्ड डिस्क में हम अपना डाटा, जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर की फ़ाइल, तस्वीरें, वीडियो, गेम्स और दीगर अशिया हम हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यही है, आप डाटा स्टोर करते हैं। ये एक हार्ड डिस्क की तस्वीर है और इसके ऊपर लिखा हुआ है 1000 GB। ये एक 1000 GB की हार्ड डिस्क है। 300 GB वाली भी इसी तरह नज़र आती है, बस उसके अंदर जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो कम या ज़्यादा होती है। ये रैम्स हैं, कंप्यूटर की रैम है, लैपटॉप की ज़रा छोटी होती है। ये प्रोसेसर की तस्वीर है। ये प्रोसेसर जो इतनी सी चिप है ना, जो इतने हैवी हैवी काम करे, देखे ना कितनी टेक्नोलॉजी हाई एंड होगी है, यानी कि इतनी एडवांस चली गई टेक्नोलॉजी। ये प्रोसेसर अगर मैं कहूँ ना, प्रोसेसर कंपेयर टू ह्यूमन, कंपेयर या ह्यूमन हैंड्स में अगर हम लिख भी लें ना, तो ये एक इतनी सी शय आ जाती है। ये कंपैरिजन दूसरी तरह दिमाग के साथ कर रहे हैं। प्रोसेसर साइज़ हम यहाँ लिख लेते हैं। ये ज़रा देखें, ये हाथ में बंदों ने 2 उंगलियों के दरमियान में ये चीज़ें उठाई हुई, ये प्रोसेसर है। यानी कि इतनी छोटी सी जो चिप है उसके इतने बड़े कमाल हैं कि आपका पूरा सॉफ्टवेयर, आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि आवाज़ आना जाना, आपको स्क्रीन दिखाना, स्क्रीन पर जितने भी कलर्स हैं, इंटरनेट चलाना, कोई गेम चला रहे हैं उसके अंदर ग्राफिक का काम हो गया, यानी कि हर काम आपका ये छोटी सी चिप करती है। अब जिस तरह इंसान है, हाथ पाँव हरकत कर रहे हैं, आंखें देख रही हैं, सुन रही हैं, बोल रही हैं, सारा कुछ है किसके ज़रिए हो रहा है? दिमाग के ज़रिए। अब दिमाग भी देखा जाए इंसानी जिस्म के मुकाबले में काफ़ी छोटी चीज़ है, उस तरफ कंप्यूटर के दिमाग में भी एक छोटी सी चिप होती है जो सारे काम करके देती है हमें। तो इतनी टेक्नोलॉजी जो है आजकल एडवांस हो गई है दुनिया की। ये प्रेजेंटर मोड जो है कोई ना ऑन किया करें, क्योंकि मेरी स्क्रीन फिर चली जाती है बाकी सब की तरफ से भी। तो प्रोसेसर का तो ये मैंने ज़िक्र किया था। हम आए थे ग्राफिक कार्ड पर। ठीक है,
ये भी हम आगे ही चेक करेंगे क्योंकि ये एडिशनल में आ जाते हैं। यहाँ से हमें डायरेक्ट पता नहीं चलता यानी कि प्रॉपर्टीज़ वगैरह से। उसको हम देखेंगे। जी अज़ीज़, अज़ीज़ न्याज, न्याज आप तो क्लास में भी बहुत लेट आई हैं। अच्छा जी, तो ग्राफिक कार्ड ये हमारा ज़रा अगर हम इसकी डेफिनेशन ही देख लें, अगर हम अच्छा खासा महंगा और अच्छी स्पीड का कंप्यूटर सिस्टम ख़रीद रहे हैं तो इसमें ग्राफिक कार्ड लाजमन शामिल करें। ये कार्ड यानी कि ग्राफिक कार्ड का जिक्र करें तो गेम्स, हैवी सॉफ्टवेयर, वीडियो ग्राफिक्स को चलाने के लिए लगाया जाता है। यानी कि इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर कोई क्वालिटी वाला काम है, हाई क्वालिटी वाला, जिस तरह एक वीडियो होती है एक नॉर्मल क्वालिटी की, एक हाई क्वालिटी होता है ना, वो 4K सुनने को मिल रहा होता है, 2K, या यूट्यूब पे देखें तो उसकी क्वालिटी में आ रहा होता है 60 FPS, ये सारा। तो ग्राफिक कार्ड की बदौलत ये चीज़ें हमारे कंप्यूटर में मज़ीद स्मूथ चलती हैं। चाहे वो आपकी गेम्स उसके ग्राफिक्स अच्छे कर देगा मज़ीद, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग से काम है या वीडियो एडिटिंग से काम है, कोई रेंडरिंग के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो उसके लिए ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप कह लें जिस तरह आप लोगों का डिप्लोमा है उसके अंदर आपको ऐसा ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। फिर एडिशनल डिवाइसेस के अंदर हमारे पास ये वो चीज़ें हैं जो कि हों या ना हो कंप्यूटर को फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जैसा कि स्पीकर ना हो तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, ज़ाहिर है आपको कोई स्पीकर हेडफोन्स लेने पड़ेंगे, हैंड फ्री लगाने पड़ेंगे या स्पीकर लगाने पड़ेंगे बड़े। वेब कैम यानी कि कैमरा जो है कंप्यूटर में हो या ना हो कंप्यूटर चलता रहेगा, लेकिन हाँ वीडियो कॉल करनी है तो उसके लिए कैमरा होना ज़रूरी है। लैपटॉप में तो आ ही जाते हैं लेकिन कंप्यूटर के मामले में देखा जाए तो आपको लेना पड़ेगा। अच्छा जी, प्रिंटर और स्कैनर ये तो ऑफिस वर्क में आ जाता है, कोई डॉक्यूमेंट आपने कागज़ के ऊपर प्रिंट निकलवाने हैं, MS वर्ड का जिस तरह हम आगे काम करेंगे तो उसके लिए आप ये ज़रूरत कर लें। स्कैनर कोई जिस तरह प्रिंटर जिस तरह आते हैं ना आम मार्केट में, उसके अंदर भी यही है, प्रिंटर और स्कैनर वो दोनों होते हैं। यानी कि हम ID कार्ड रखते हैं, वो स्कैन करता है पहले, फिर वो नीचे से प्रिंट निकाल के देता है, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ बन के आ जाती हैं। तो ये एडिशनल डिवाइस में इस तरह से बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। माइक हो गया, ये भी एडिशनल डिवाइसेस में आ गया, ठीक है। और इस तरह से चंद एक चीज़ें हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट आपका जो है एक तो होता है डिस्प्ले, सबसे इम्पोर्टेंट तो CPU होना ज़रूरी है, फिर डिस्प्ले, फिर कीबोर्ड और लास्ट में माउस। ये जो चार चीज़ें ये कंप्यूटर के साथ लाजमन होना ज़रूरी है, चाहे वो लैपटॉप है या आपका बड़ा कंप्यूटर है, ये चार चीज़ें होंगी तब आपका कंप्यूटर जो है वो फंक्शनल होगा। बाकी ये तो एडिशनल डिवाइसेस हैं, ज़रूरत पड़े तो लगा लें, नहीं तो ना सही। तो ये जो है हमने आज अपनी ये क्लास में देखा है सिस्टम से रिलेटेड। अगेन ये ना हो अभी आज ही मार्केट चले जाएं और सिस्टम उठा लें, नहीं, अभी हमने इसके अंदर ना मज़ीद इन्फॉर्मेशन देखनी है कि रैम के अंदर मज़ीद कौन सी कैटेगरीज हैं, ये सारा कुछ। तो उनको हम जब देख लेंगे देन आप अपने फ़ैसला खुद कर सकते हैं कि हाँ अभी हमारे पास कौन सा सिस्टम होना चाहिए या किसके स्पेक्स ज़्यादा बेहतर हैं। तो ये जो हमने आज देखा है जी, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, ये सारा कुछ और इनके पर्पसेस, इसके अंदर किसी का कोई सवाल है तो वो बारी बारी आप लोग कर सकते हैं। सर ये रैम और रोम में फ़र्क क्या होता है? रैम जो है ना वो आपका वही जिक्र है कि आपकी जो स्पीड है डिवाइस की वो रैम से कंसीडर की जाती है, यानी कि जितनी ज़्यादा रैम उतनी ज़्यादा स्पीड। लेकिन रोम जो है ना उसको हम रैम नहीं कह सकते, रोम आता है स्टोरेज में। जिस तरह एक मोबाइल होता है ना उसका यानी कि लिखा होता है, सेटिंग में भी जाएँ या डब्बे पे देखें तो रैम लिखा होता है मिसाल के तौर पर 8 GB, और रोम अगर 64 GB लिखा हुआ है तो रोम जो है आपकी वो स्टोरेज होती है। अब रोम के अंदर यानी कि आप हार्ड डिस्क भी शामिल कर सकते हैं, SSD भी शामिल कर सकते हैं, NVMe भी हो गया, ये रोम में आते हैं, यानी कि जो स्टोरेज डिवाइस है उसको हम रोम कहते हैं। थैंक यू सर। सर ये तो शो नहीं हो रहा है, लेट आए हैं, लेकिन मैं पहले ही बता रहा था कि नेटवर्क इशू होगा। जिन जिन की तरफ भी स्क्रीन शो नहीं हो रही या आवाज़ में कोई गड़बड़ आ रही है तो क्लास लीव करके देन दोबारा ज्वाइन कर लें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर ये लोगों को बोलो थोड़ा जल्दी आ जाए, फिर टाइम इतना नहीं होता है ना, इसी वही वजह ना, से। वो मैंने बल्कि अभी बोलना था कि जो अभी मौजूद है चले कल की क्लास में भी कहीं कोई मिस होगी होगी। कल जो है 7 बजे लिंक है,
मुझे सारे यहाँ पर 7:04 नहीं तो 5 मिनट पे सारे मौजूद हूँ। ठीक है। अभी तो चले आपकी फ़र्स्ट डेज क्लासेस चल रही हैं, ज़रा टाइम मैनेजमेंट में इशू आ रहा है। आपके अलावा जो क्लासेस होती हैं उन सब में मैंने टाइम सेट रखा हुआ है। 7:05 के बाद जो भी है उसकी क्लास में एंट्री बंद हो जाती है। तो चलें, अभी आप लोगों की नई नई आदत बन रही है तो इसलिए, लेकिन इन फ्यूचर चलें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। लेकिन आप लोगों ने भी कोशिश करनी है, एक तो नेटवर्क स्टेबल रखने हैं और दूसरा आप लोगों ने क्लास जो है जल्द अज जल्द ज्वाइन कर लेनी है ताकि कोई चीज़ आपकी ना मिस हो। ज़ाहिर है नुकसान तो आपका है। ठीक, इस तरह से। सर कल क्लास होगी? जी जी, कल क्लास होगी, क्यों नहीं होगी। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हुआ करेंगी, सिर्फ सैटरडे संडे ऑफ होगा आपका। सर जी इसके एग्ज़ाम के बारे में मुझे कुछ डिटेल दे दें और ये डिग्री के हवाले से भी कुछ बता देना। मैं बता देता हूँ। पहली बात कि आपके जो डिप्लोमा है वो मैंने ज़िक्र किया था कि आपके जब एग्ज़ाम प्रोजेक्ट्स ये सारे कुछ होंगे तो उसके यहाँ पर मार्क्स लगाए जाएंगे सनद के अंदर। अच्छा। अब जो एग्ज़ाम है आपके वो आफ्टर द सॉफ्टवेयर, यानी कि मान लें आज हमने MS वर्ड स्टार्ट की है तो वो हमारा महीने बाद जब ख़त्म होगा तो उसका एक पेपर हुआ करेगा हर सॉफ्टवेयर का। तो जब आप वो पेपर देंगे, चेक होंगे, उसके मार्क्स जो वो इंटर होंगे, प्लस जो आप बीच में पढ़ने के दौरान जो आपको मैं प्रोजेक्ट दूंगा उसके भी मार्क्स वहाँ पर एट द एंड कैलकुलेट होके लगाए जाएंगे। तो हर सॉफ्टवेयर का पेपर भी है, प्लस उसके प्रैक्टिकल के तौर पे आप लोगों ने प्रोजेक्ट जो है वो भी बना के शेयर करने होंगे। सर जी ये पेपर तो आप बना रहे हैं लेकिन ये डिग्री के लिए जो पेपर होती है ना वो बोर्ड या और जगह से आएगी, तो वो पेपर कब होगी? वो हमारी तरफ से ही होते हैं। तो फिर इसमें हम ऑनलाइन कर देंगे सारे पेपर साल? हाँ हाँ, वो आपको फाइल में शेयर करूँगा ना, और उसका एक टाइम जी। लिमिट होगी। ज़ाहिर है अब मैं कहूँ कि हाँ अभी सुबह दिए और शाम को आप दे रहे हो तो ज़ाहिर है अभी मैं PDF भी आपके पास है, वो मैं एक दिन तय करके ना, यानी कि उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि फ़लाने दिन इतने बजे से इतने बजे के दरमियान आपका पेपर है। तो आपको वो फाइल सॉल्व करके वापस शेयर भी करनी होगी चेक के लिए। और सर ये जो बंदा पेपर कॉपीराइट करे तो फिर? वो उसकी पकड़ होगी, वो पता चल जाएगा मुझे। चेकिंग वैसे भी मैंने ही अच्छा। करनी है, वो उसका इशू नहीं है। ठीक ये ठीक चैट जीपीटी ठीक। भी आ गए ना आजकल, वो आइडिया हो जाता है कि हाँ भी हाँ। किसने खुद लिखा है, किसने चैट जीपीटी से देखा है, किसी ने किसी और का देखा है। सर हाँ उसके ये बाद होते हैं अक्सर। वो दूसरी चीज आई है तो फिर पता लगना मुश्किल होता है, जो डीप सी का ये। हैं? नहीं नहीं, देखें पर सर दुनिया में कोई जब भी हम चीज़ पेपर उसका देते थे हल ना, ज़रूर होता है। हाँ। सर जब हम स्कूल में पेपर देते थे ना, तो हम जब नकल करते थे गाइड से ना, हम्म। तो वो टीचर को पता चल जाता था। और जो जिसने अपने कंसेप्ट से लिखा होता, गलत भी लिखा होता, तो उसको ज्यादा नंबर देता। तो आप नालायक होते हैं ना, जिस तरह उधर कॉपी किया हो वही इधर लाके पेस्ट करते हैं नोट से, तो फिर ये वो पता न चले तो वो क्या हो। कहते हैं ना, अकल के लिए नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। यस भाई सर। वो डायरेक्ट वर्ड बाय बिल्कुल। वर्ड लिखते होंगे, उनको पता होता होगा ठीक कि है। हाँ भाई ये तो पढ़ते वो नहीं वर्ड है बाय कोई। वर्ड लिखा तो सबको पता चलता है, स्टूडेंट हो आप, अगर वो किसी ने और ने लिखा तो आपको भी पता चलता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर वल्लाह टाइम की कमी है सर। सर जी जी। क्लास बहुत मजा करते हैं लेकिन टाइम की बहुत शॉर्ट है। टाइम। टाइम फिर मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत आपको भी। हाँ ना सर यार। सर जी हमारे पास टाइम किधर होता है, अभी इधर यूनिवर्सिटी में पेपर भी स्टार्ट है और अभी मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है। और सर देखें जी आपको पता है, मैं शॉप पे बैठा हूँ। मैंने देखें बंद नहीं इस किया शॉप, और इस कस्टमर आ वक्त गया, मैंने दुनिया कहा में बंदा गया है। दुनिया में हर इंसान जो है वो मसरूफ़ है, लेकिन टाइम वगैरह मैनेज करना होता है। है कि नहीं। आवाज़ बहुत कट रही है आपकी। एक ये इस वक्त आ रहे हैं जी, देखें ना, वसीम सर आपकी आवाज़ थैंक यू, कट अल्लाह कट रही हाफिज। थी। 2 मिनट रिमेनिंग। खैर है 2 मिनट्स भी हैं अभी, इतने तो देर आगे चल सकते हैं। सर जी आप पिंडी में आप लोगों का मेन कोई सेंटर वगैरह नहीं है? इंस्टीट्यूट जो है ना वो पिंडी में मौजूद है, खन्ना पुल, अगर वाकिफ़ हो अच्छा। तो बन खन्ना रोड पे हमारा इंस्टीट्यूट मौजूद है, ताज इंस्टीट्यूट। सर जी मैं खुद वाकई में हूँ, वाई यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। हाँ, या फिर तो आप करीब ही हैं तकरीबन। यस सर।
अच्छा जी, शोर किसके हवाले से? सर जी उस दिन शोर किसकी तरफ से आ रहा है? जो बोल रहे हैं वो माइक सिर्फ ओपन करें, बाकी क्लोज रखा करें। सर जी उस दिन चैट जीपीटी को भी हमने पकड़ लिया। चलें इधर ही स्टूडेंट्स, ये पेमेंट करना क्लास जो है। हमारी अभी एंड होने वाली है, अंडर अ मिनट। तो बाकी फ़ीस के हवाले से जो है, चले मैं वो दोबारा शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। बाकी ये मैं अभी पीडीएफ भी शेयर करूँगा, इसको भी ओ आप लोगों सर, ने देखना है प्रैक्टिकल, यानी कि अपने सिस्टम के अंदर जब लिसन टू पेपर मी सर मौजूद है। प्लीज। जी 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 सजाद। सर वो जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है ना, मतलब कोरे 5 कोरे 10 इसमें आते हैं ना, हाँ तो वो प्लीज वो शेयर कर दें। वो मैं शेयर कर रहा हूँ साथ ही। थैंक यू, थैंक यू। ज्यादातर तो लिखा है तो जी जी थोड़े थोड़े रह गए तो उसकी वजह से। ठीक ठीक, वो मैं शेयर करूँगा जिस तरह सर कल शेयर ये किया उस तरह आज भी भाई शेयर ने कर बता दूँगा। दिया कि कोराई 10 गई है, ये कब आई है वैसे? कोर आई 10 तो नहीं आई, कोर आई 9 ही है वो लेटेस्ट। भाई बता रहा है, मुझसे पूछा। नहीं जनरेशन सर, कोरे 3 में इंक्लूड इन 10 विद। हाँ हाँ, ये वाला सर। जनरेशन होगी ज़रूर, लेकिन प्रोसेसर कोई आई नहीं है लेटेस्ट। जनरेशन में भी 10 वो बोल रही हूँ उस तरह से। सर अगर आपको कोई ऑनर देना या प्रोजेक्ट तो सैटरडे संडे को दिया करें।